हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 2 सॉल्यूशन यानी विलियन के बारे में बात करेंगे। इसका बोर्ड में जो भार प्रतिशत है वो 3 अंक का प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं, 3 अंक के प्रश्न। इसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत ही सरल और छोटा सा पार्ट है, न्यूमेरिकल भी इसमें से पूछा जाता है कई बार। अब हम ये जानते हैं, छोटी क्लास से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो विलियन है वो वास्तव में क्या है। विलियन कम से कम 2 पदार्थों के मिलने से बनता है, जिसमें एक कम मात्रा में होता है और एक अधिक मात्रा में होता है। और जो कम मात्रा में होता है उसे हम विलेय कहते हैं, सॉल्यूट, और जो अधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक या सॉल्वेंट कहते हैं। तो कम से कम 2 पदार्थ होने चाहिए, अधिकतम तो और भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। जो पदार्थ कम मात्रा में होता है वह विलेय या सॉल्यूट, और जो अधिक मात्रा में होता है वह सॉल्वेंट या विलायक कहलाता है। यदि विलियन अत्यंत तनु है तो वह आदर्श विलियन कहलाता है, आइडियल सॉल्यूशन। बहुत तनु यानी डाइल्यूशन क्या है, बहुत ज़्यादा है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि विलायक तो बहुत ज़्यादा मात्रा में और विलेय बहुत कम मात्रा में उपस्थित है। अब जब किसी निश्चित ताप पर विलायक में विलेय पदार्थ का घुलना बंद हो जाए तो वह संतृप्त विलियन यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। और यदि किसी विलायक में विलेय पदार्थ को और अधिक मात्रा में घोला जा सकता हो तो वह असंतृप्त विलियन कहलाता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन के प्रकार हो गए एक तरह से। अब यदि मान लीजिए विलियन में 2 अवयव हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा भाई पानी है और नमक है, 2 हो गए ना, तो वह द्विअंगी। और यदि 3 हो तो वह त्रिअंगी कहलाता है। जैसे हमने पानी लिया, नमक लिया और उसमें चीनी भी मिला दी तो वह त्रिअंगी कहलाएगा। अब ऐसी जो विलियन है, सॉल्यूशन है, वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे हमने कहा कि भाई पदार्थ जो है 3 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव, गैस। इसी प्रकार से जो विलियन है वो भी कई प्रकार के होते हैं। अब हम उनको 3 मुख्य भागों में बांट सकते हैं, जैसे गैसीय विलियन। अब गैसीय विलियन में क्या हो गया, जबकि विलायक क्या हो, गैस हो, और विलेय पदार्थ के रूप में ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और गैस हो सकता है। यानी ठोस, द्रव, गैस में से कोई भी एक हो सकता है। तो उस परिस्थिति में वह क्या कहलाएगा, गैसीय विलियन कहलाएगा। द्रव विलियन में क्या होगा, जबकि विलायक द्रव हो। विलायक द्रव हो यानी कि विलेय पदार्थ क्या हो सकता है, ठोस, द्रव, गैस में से कोई एक हो सकता है। और ठोस विलियन क्या कहलाएगा, जबकि विलायक ठोस हो तो वह ठोस विलियन कहलाएगा, जबकि विलेय पदार्थ ठोस, द्रव, गैस में से कोई भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम सामान्य रूप से गैसीय विलियन, द्रव विलियन और ठोस विलियन की बात कर सकते हैं। अब इनकी सांद्रता के बारे में हमने 11वीं क्लास में थोड़ा सा अध्ययन किया हुआ है। तो सांद्रता को व्यक्त करने के लिए हम मोल प्रति लीटर यानी मोलरता, मोललता, इस प्रकार से कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले बात है मोलरता। अब मोलरता परिभाषा के रूप में हमको बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला हम याद करेंगे तो सफिशिएंट है। कैपिटल एम से इसे रिप्रेजेंट करेंगे और परिभाषा के रूप में हम अपन कह सकते हैं एकांक विलियन के एकांक आयतन में घुले विलेय के ग्राम मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। यानी विलेय के ग्राम मोलों की संख्या अपॉन विलियन का आयतन लीटर में। इसी प्रकार से मोललता यानी मोललिटी स्मॉल एम से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और यह भी क्या हो गया, ये विलायक का भार किलोग्राम में है, तो इसका मतलब 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में या विलायक के एकांक भार में घुले विलेय के ग्राम मोलों की संख्या को हम मोललता कहते हैं। फॉर्मूला हो गया विलेय के ग्राम मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। फिर उसके बाद में द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब क्या हो गया, 100 ग्राम विलियन में घुले, 100 ग्राम विलियन में घुले विलेय की मात्रा ग्राम में विलियन का भार प्रतिशत कहलाती है। जैसे हमने कहा मास परसेंटेज या भार प्रतिशत बराबर WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 100।
तो ये जो WB है वो क्या है, विलेय का भार बटे विलयन का भार गुणा 100। अब इसी प्रकार से हम ppm लिख सकते हैं, पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन जैसे हमने कहा भाई 100 ग्राम मिलियन में, तो अब इसमें कहेंगे 10⁶ ग्राम मिलियन में, ठीक है ना। इसमें उपस्थित विलेय की जो मात्रा है वह कहलाती है उसकी ppm पार्ट पर मिलियन। तो WB क्या हो गया, विलेय का भार बटे विलयन का भार गुणा 10⁶। इसी प्रकार से हम भार प्रतिशत के साथ आयतन प्रतिशत और भार आयतन प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। अब आयतन प्रतिशत में क्या हो जाएगा, आयतन की बात होगी, ऊपर भी आयतन आएगा नीचे भी आयतन आएगा। तो विलेय का आयतन किसमें, 100 ml विलियन में। तो 100 ml विलियन में उपस्थित, तो यहाँ पर ml आ जाएगा, 100 विलियन में उपस्थित विलेय की जो मात्रा है किसमें, मिलीलीटर में, ml में, तो वह कहलाती है उसका आयतन प्रतिशत, यानी VB/VA + VB, यानी विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा 100। इसी प्रकार से भार आयतन प्रतिशत, देखो भार ऊपर है नीचे आयतन है, भार है तो दोनों तरफ भार है, ऊपर भी भार नीचे भी भार, आयतन है तो ऊपर भी आयतन नीचे भी आयतन, लेकिन जब भार आयतन है तो ऊपर भार और नीचे आयतन। तो अपन क्या कहेंगे, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के जो मात्रा है ग्राम में वह कहलाती है भार आयतन प्रतिशत, WB/VA + VB × 100। तो इस प्रकार से हम छोटी छोटी इकाइयों, इन इकाइयों का जो उपयोग है वह सामान्य रूप से, जैसे आई ड्रॉप है, ईयर ड्रॉप है, जो लिक्विड के फॉर्म में जो मेडिसिन आती है उसमें अपन देख सकते हैं V/V, W/V या W/W। इस प्रकार से जो मेडिसिन के कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में वहां पर लिखा रहता है। तो इस प्रकार से छोटी छोटी बातें हम ध्यान में कर सकते हैं। अब अगली बात है ठोसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। यदि मान लीजिए ठोस है कोई और हम उसमें द्रव्य उसको घोल रहे हैं, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसकी विलेयता को प्रभावित करते हैं। तो पहला है विलेय और विलायक की प्रकृति, यानी विलेय और विलायक किस प्रकार से होना चाहिए कि विलेय की और विलायक की प्रकृति इस प्रकार से हो, हमारे पास में एक सिद्धांत है कि समान समान को घोलता है, यानी कि जिसकी प्रकृति आयनिक है तो वह ध्रुवीय विलायकों में, और जिसकी प्रकृति अनायनिक है तो वह अध्रुवीय विलायकों में घुलेगा, अर्थात समान समान को घोलता है। यानी कि आयनिक पदार्थ ध्रुवीय विलायकों में और अध्रुवीय ठोस जैसे आयोडीन है, सल्फर है, ये कार्बनिक विलायकों जैसे कार्बन डाइसल्फाइड है, CCl4, इसमें घुलते हैं। अब आयनिक यौगिक का मतलब क्या हो गया, जैसे NaCl है, हमने उसको पानी में घोला आराम से घुल जाएगा। लेकिन अगर अपन NaCl है और उसको अपन किस में घोलें, CH2 में घोलें, CCl4 में घोलें, तो वह नहीं घुलेगा, अविलेय रहेगा। तो एक सिद्धांत काम करता है, समान समान को घोलता है। दूसरा है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कैसे, यदि मान लीजिए किसी ठोस को हम द्रव्य में घोलते हैं तो वह कैसी है, एक्सोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या हो गया कि ऊष्मा बाहर निकलती है। जब ऊष्मा बाहर निकलेगी तो क्या हो गया, ताप यदि हम कम कर दें, ठीक है ना, ताप यदि हम कम कर दें और यदि क्या हो, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो, तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी, क्योंकि हमने लाशाते लिए नियम पढ़ा था पहले साम्यावस्था वाले चैप्टर में पिछली साल। तो यदि मान लीजिए कोई भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगी, विलेयता घटेगी, और यदि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी विलेयता बढ़ेगी। तो यही लिखा है इसमें, यदि ये किसी भी ठोस को अपन घोल रहे हैं और यह ऊष्माक्षेपी है तो यदि हम टेम्परेचर घटाएंगे तो क्या होगा, उसकी विलेयता बढ़ेगी, और यदि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी विलेयता बढ़ेगी। दोनों बात लिखी है। अब इसमें कुछ अपवाद स्वरूप लिखा है, जैसे ग्लूवर लवण है, इसका जो फॉर्मूला है वो है सोडियम सल्फेट, इसकी विलेयता 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो बढ़ती है, किंतु इससे अधिक ताप पर वह घटने लग जाती है, क्योंकि इस ताप पर इसका जो क्रिस्टलीय जल है वो पृथक हो जाता है और ये निर्जलीय लवण रह जाता है, क्योंकि इसमें जो 10 अणु पानी के हैं वो विघटित हो जाते हैं, जिसके कारण से इसकी विलेयता क्या हो जाती है, कम होने लग जाती है। तो ये हमें अपने को याद में रखना है। फिर इसके बाद में क्या है, गैसों की द्रव्य विलेयता।
यदि गैस को हम किसी भी लिक्विड में घोल रहे हैं तो किस प्रकार से वह कार्य करेगी या कौन कौन से कारक हैं जो कि उसको प्रभावित करेंगे, उसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।